नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। भारत और चाइना के बीच कई सालों से तनावपूर्ण रिश्ते रहे हैं और इसके कई कारण हैं। लेकिन अगर आज के समय की बात की जाए तो धीरे धीरे अब दोनों देशों के बीच रिश्ते काफी ज्यादा सुधर रहे हैं और इस सुधरने की वजह कहीं ना कहीं अमेरिका बना। अमेरिका की तरफ से दोनों देशों के बीच जिस तरीके से टैरिफ लगाया गया उसको लेकर भारत और चीन नजदीक आ रहे हैं और इसी को लेकर फिलहाल खबर ये आ रही है कि चीन में भारत की तरफ से कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। इसी को लेकर अब ये चर्चा चल रही है कि इस कुछ प्रतिबंध को जल्द ही हटाया जा सकता है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे क्या कुछ वो प्रतिबंध है जो भारत फिलहाल सोच रहा है चीन से हटाया जाए और अगर वो प्रतिबंध हटता है तो चाइना और भारत को किस तरीके से फायदा मिलेगा। चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक, क्योंकि एक लंबे दौर का वक्त चला था जब हमने देखा था भारत और चाइना के बीच रिश्ते काफी ज्यादा खराब हो गए थे, लेकिन अब वो रिश्ते सुधर रहे हैं समय के साथ और कई कारण है उसके पीछे। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि कुछ प्रतिबंध जो है वो भारत चाइना के ऊपर लगाए गए थे कुछ समय पहले, वो भारत हटाएगा। वो क्या कुछ प्रतिबंध, इन तमाम चीजों को कैसे समझे? प्रतिबंध नहीं थे शावनी, बस नियमों को थोड़ा कड़ा कर दिया गया था। देखिए, होता कुछ ऐसा, जब एफडीआई किसी देश से भारत में जब निवेश आता है तो उसके लिए नियम और कानून अलग अलग हैं। पहले तो हम डरते बहुत थे एफडीआई आने से, 1990 के तक हम बहुत डरते थे, लेकिन 1990 के बाद जैसे हमने एफडीआई शुरू किया, अपने दरवाजे खोले, तब से भारत ने एक रफ्तार पकड़ी है। एफडीआई किसी भी देश के लिए जरूरी हो जाता है और भारत के लिए तो इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि 140 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। अभी 2 दिन पहले जापान की तरफ से एक ऐलान किया गया कि 70,000 करोड़ रुपए का वो निवेश भारत में करेगा अगले 10 सालों में। देखिए, इसे ऐसे उस नियम पर जाने से पहले आप इसे ऐसे समझिए, अमेरिका, भारत और चाइना 3 देश हैं। अमेरिका ने पहले चीन के ऊपर 145% टैरिफ लगाया, बदले में चाइना ने 125% टैरिफ लगा दिया था। चाइना के पास इतना हिम्मत आया कहां से? भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया तो भारत ने उल्टा टैरिफ नहीं लगाया कि हम आपके ऊपर 50% टैरिफ लगाते हैं या 60% टैरिफ लगाते हैं। भारत अपने हिसाब से चलेगा। ये सब मसला है एफडीआई का। अमेरिका का बहुत ज्यादा निवेश कहां है? चीन में। एप्पल बहुत ज्यादा मात्रा में अब तक बनता था। 2024 में एप्पल का जो निर्माण होता था, प्रोडक्शन होता था, वो चीन में होता था। टेस्ला का सबसे बड़ा जो प्लांट है वो कहां है? वो चाइना में है। मतलब सैकड़ों कंपनियां अमेरिका की ऐसी हैं जो निवेश की हुई हैं अमेरिका में। अब अगर टैरिफ लगता है, वहां से जो सामान बनता है और वो अमेरिका में जाता है, ऑब्वियस सी बात है वो महंगा होगा क्योंकि प्रोडक्शन तो उसका चाइना में ही हो रहा है। एफडीआई बहुत ज्यादा है। चीन उस एफडीआई को रोक सकता है, उसे अंडरटेक कर सकता है, उसके ऊपर मतलब अपना दावा कर सकता है, या फिर जिस तरीके से कहने, एक तरीके से अगर अमेरिका को चीन आज अपना एनिमी देश घोषित कर दे, क्या होगा? फिर जितने भी एसेट्स अमेरिकन कंपनीज के हैं वो चीन के हो जाएंगे, चीन में रह जाएंगे। इसे ऐसे समझिए, जब अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना वापस गई तो $50 बिलियन के हथियार वो अपने साथ नहीं लेकर जा पाई, वो वहीं रह गए। वो $50 बिलियन के हथियार किसके थे? अमेरिका के थे। लेकिन आज वो हथियार किसके हैं? वो अफगानिस्तान के हैं, वो आज तालिबान के हैं। तो इसीलिए बहुत ज्यादा सख्त अमेरिका धमकी जरूर दे सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा सख्त अमेरिका चीन के ऊपर नहीं होता है। देखिए, ये जो प्रेस नोट 3 का एक नियम सरकार ने और ज्यादा कड़ा किया था गलवान का, जब हमारे साथ चीन का इंसिडेंट हुआ 2020 में, दोनों देशों के रिश्ते जब तल्ख हुए, हालांकि व्यापार दोनों देशों के बीच का उस दौरान के बाद बढ़ा है, लेकिन वो बायलैटरल टॉक्स जो होती थी वो नहीं हुई, या जो एफडीआई चीन से आता वो नहीं आया। बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान जो देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, उन देशों के लिए नियम ऐसा है कि उन देशों को पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद वो यहां एफडीआई ला सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप लगा लीजिए जैसे चीन ही है, चीन हमारे साथ बॉर्डर साझा करता है, तो उसके लिए आना भारत में आसान है, उसके लिए अपने एसेट्स तैयार करना यहाँ आसान है, लोगों को प्रभावित करना ज्यादा आसान है, और यहाँ वो अपने ज्यादा स्वामित्व वाली चीजें कर सकता है। इसलिए मतलब कोई चीज ज्यादा हो जाती है, अति किसी चीज की हो जाती है, वो भी ज्यादा
गलत होती है, और कम रहती है तो चीज वो भी गलत होती है। बैलेंस में सरकार इस तरीके का नियम ला सकती है, या फिर जो नियम कड़े किए हुए हैं उन्हें थोड़ा सा रिलीफ उन नियमों में दे सकती है। सरकार का इंटरफेयर रहना तो जरूरी है, क्योंकि दूसरे देश का जब इन्वेस्टमेंट आता है वो देश क्या करता है उस पैसे से, कैसे नहीं करता है, क्या उसकी पॉलिसीज हैं, उन पर ध्यान रखने के लिए सरकार का इंटरफेयर जरूरी होता है। ये ठीक इसे वैसे समझिए कि चीन में आज जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं सब में कहीं ना कहीं चीनी सरकार की हिस्सेदारी है। वो सरकार इसलिए हिस्सेदारी रखती है कि कल को अगर किसी देश के साथ रिश्ते खराब होते हैं तो प्राइवेट कंपनी है वो अपना व्यापार जारी रख सकती है, तो सरकार उसके ऊपर कंट्रोल कर सकती है। अमेरिका भी उस पॉलिसी की तरफ गया है। इंटेल की जो कंपनी है दुनिया में सबसे ज्यादा चिप बनाकर बेचती है। इंटेल का रेवेन्यू 70% दुनिया में, मतलब अमेरिका के बाहर से रेवेन्यू आता है, तो वहां भी 15% अमेरिका ने उस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी की है। भारत के लिए अब जरूरी है कि जितना ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में आएगा भारत के लिए उतना ज्यादा फायदा होगा। देखिए, एक तो पैसा भारत का नहीं होगा, पैसा बाहर से आएगा। लेबर जो है, नौकरी जो है, रोजगार जो है वो किसे मिलेगा? वो भारत को मिलेगा, भारत के लोगों को मिलेगा। भारत को मेक इन इंडिया की तरफ जाने में और ज्यादा मदद मिलेगी। जिस तरीके से रूस का इन्वेस्टमेंट भारत में है, रूस ब्रह्मोस भारत के साथ मिलकर बनाता है। नायरा एक कंपनी है तेल की, आपने देखा होगा, पेट्रोल पंप्स नायरा के बहुत सारे आपको दिखेंगे, लगभग 4,500 पेट्रोल पंप्स नायरा के हैं। उसमें रूस की रोजनेफ्ट कंपनी है, उसकी 49.13% की हिस्सेदारी है, और वो भारत में तो तेल बेचती ही है कंपनी, नायरा कंपनी जो है वो दुनिया के और तमाम देशों में तेल बेचती है। यूरोपियन यूनियन की तरफ से उसके ऊपर बैन लगाया गया। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हर देश के लिए जरूरी होता है। चीन आज इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बना? क्योंकि उसने अपने दरवाजे खोल दिए। अमेरिका का फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहां आया, जर्मनी का, जापान का, कोरिया देश है उनका इन्वेस्टमेंट वहां आया, और उन लोगों ने वहां अपना माल जो भी कुछ बनाना था वो बनाया और दूसरे देशों में बेचा। फायदा किसे हुआ? टैक्स किसे मिला? चीन की गवर्नमेंट को मिला। लेबर किसने काम किया? वहां चीन के लोगों ने काम किया। तो बहुत ज्यादा पैसा चीन के पास वहां आया और चीन ने ग्रोथ किया। ठीक वैसे ही अब भारत को भी करने की जरूरत है, और एफडीआई सिर्फ एफडीआई के लिए नहीं, और जो बाकी एंटरप्रेन्योरशिप चलती है उसके लिए भी कहीं ना कहीं नियमों को थोड़ा सा रिलीफ देने की जरूरत है। आज आप देखिए कि क्या भारत में मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है? आज क्या पतंजलि का प्रोडक्ट सिर्फ भारत में ही बिकता है? बिल्कुल। अकेले दम पर पतंजलि ने अपने आप को खड़ा किया है। आज उसका टर्नओवर 50,000 करोड़ का है। क्या अडानी विल्मर जैसी कंपनियां नहीं है? क्या अंबानी जैसे बिजनेसमैन नहीं है? अमेरिका में जो बिजनेसमैन होते हैं शावनी, उन्हें पूजा जाता है, मतलब एक तरीके से भगवान का दर्जा दिया जाता है। आज ट्रंप क्यों राष्ट्रपति बनकर बैठ गए? क्योंकि वो एक व्यापारी थे। आज टेस्ला का जो मालिक है एलन मस्क, उसे इतना सम्मान अमेरिका में क्यों मिलता है? क्योंकि वो लोग रोजगार पैदा करते हैं। कल मैं बाबा रामदेव को सुन रहा था, उनका कहना है कि उनका वो सिर्फ 50,000 करोड़ का टर्नओवर करते हैं, 5 लाख लोगों को रोजगार देते हैं। तो अडानी, अंबानी, टाटा क्या सिर्फ भारत में काम करता है, विदेशों में काम नहीं करता है? तो इन लोगों को, इन जो बड़े ब्रांड्स आज बनकर उभरे हैं, उन्हें अगर और ज्यादा रिलीफ दी जाए तो कहीं ना कहीं भारत में ही रोजगार पैदा होगा, जिससे कि भारत को दुनिया में विकसित बनने की तरफ भारत अग्रसर होगा। आज भारत का जो पर कैपिटा इनकम है, भारत 140 करोड़ की जनसंख्या है, तो कंज्यूम भले माल ज्यादा करता है, लेकिन पर कैपिटा इनकम भारत की सिर्फ $2,650 है, जो दिखा दो अमेरिका, रूस, चाइना जैसे देशों से बहुत कम है। जब बल्कि अभी बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ उससे पहले बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम भारत से ज्यादा हुआ करता था। तो सोचना होगा भारत की सरकार को कि एफडीआई के नियमों में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आता है उसके नियमों में ढील देना होगा। तभी, अगर आज अमेरिका का बहुत ज्यादा निवेश भारत में होता तो क्या अमेरिका भारत को इस तरीके से आंख दिखा सकता? नहीं दिखा सकता। ये भी सोचना होगा हमें। आज एप्पल जैसी जो कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट जैसी जो कंपनी है, कोका कोला जैसी जो कंपनी है, नाइकी, लिवाइस जैसी जो कंपनी है, वो कुल मिलाकर श्रावणी 80 से 85 बिलियन डॉलर हमारे देश से कमाकर लेकर जाती है। अमेजोन जैसी ई कॉमर्स जो कंपनी है, और भारत 86 बिलियन डॉलर का सामान बेचता है अमेरिका को, जिससे कमाता सिर्फ 45 बिलियन डॉलर है, और ये कंपनियां लगभग 80 बिलियन डॉलर कमाकर लेकर चली जाती हैं। तो इनके बारे में सोचना होगा। ये लोग आते हैं, कमाकर चले जाते हैं। और
अभिषेक, कहीं ना कहीं जो नियम में बदलाव फिलहाल चर्चा की जा रही, किया जाएगा, इन तमाम नियमों में एक प्रेस नोट 3 करके भी नियम है, हाँ। जो शायद भारत और चाइना के बीच जो जमीन है, कनेक्टेड जमीन से बाकी देशों को, उसको लेकर शायद कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे कि पहले अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही व्यापार होगा। अगर इसमें बदलाव किया जाता है, क्योंकि जमीन एक मुख्य मुद्दा है दोनों देशों के बीच विवाद को लेकर, अगर इसमें भी बदलाव कर दिया जाता है तो जाहिर सी बात है फायदा भारत को ही होगा। बिल्कुल, सारा फायदा भारत को होगा। भारत एक खुद को एक प्रोडक्शन यूनिट, जिस तरीके से चीन ने अपने आप को प्रोडक्शन यूनिट बनाया है, वैसे ही प्रोडक्शन यूनिट बना देगा। और जब किसी दूसरे देश का आपके देश में इन्वेस्टमेंट होगा तो वो देश फिर आपको आंख नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसे पता है अगर आंख दिखाएंगे तो आपके जो एसेट्स हैं वो फ्रीज हो जाएंगे। लगभग $350 बिलियन जिस वक्त 2022 में यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ तो दुनिया का व्यापार तो डॉलर में होता है। अब रूस का लगभग $350 बिलियन डॉलर में, या फिर कहें कि ट्रेजरी बिल्स में अमेरिका के बैंकों में जमा था। अमेरिका ने वो एसेट्स फ्रीज कर दिए। अमेरिका के पास थे तब फ्रीज कर दिए ना, कोशिश की रूस को दबाने की, लेकिन रूस नहीं दबा। लेकिन एक तरीका हो सकता है, एक कदम हो सकता है कि जो प्रेस नोट 3 का जो नियम सरकार का है उसमें सरकार थोड़ा सा रिलीफ दे, जिससे कि फॉरेन रिजर्व आए और फिर मतलब मित्रता चलती है। फिर देखिए, जहां स्वार्थ होता है ना वहां मित्रता लंबी चलती है, क्योंकि चीन को भारत से फायदा होगा, भारत को चीन से फायदा होगा, तो फिर दुश्मनी और लड़ाई जैसी चीजों के लिए वक्त नहीं मिलेगा। अमेरिका भी फिर इस तरीके से आंख नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि अमेरिका को भी पता चलेगा कि भारत से उसके वहां डायरेक्टली पैसा आ रहा है। तो ये जरूरी है कि नियमों को थोड़ा सा रिलीफ किया जाए, मतलब इतना भी नहीं कि मनमानी देश आकर यहाँ करने लगे, लेकिन सरकार का भी इंटरफेयर रहना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया, लेकिन ढील भी दी जानी चाहिए। जमीन आराम से कोई भी कंपनी यहाँ खरीद सके, उसका आपका किसी कंपनी को चलाने का लाइसेंस आराम से ले सके, लेबर आसानी से वो जुटा सके, तो फिर क्यों नहीं। भारत में सस्ती लेबर है तो भारत एक प्रोडक्शन यूनिट बन सकता है और भारत को बहुत फायदा भी इससे होगा। बिल्कुल अभिषेक, और जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि ये बदलाव जरूरी भी है दोनों देशों के लिए, और ये बदलाव अमेरिका के लिए भी जरूरी है कि अब जितना भारत और चाइना पास आएंगे, ये एक कहीं ना कहीं अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब होगा भारत के तरफ से भी, क्योंकि अमेरिका को कहीं ना कहीं लगता है कि टैरिफ लगाकर या फिर तमाम जो भी रणनीति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बनाई जा रही है, उन तमाम रणनीतियों के तहत वो भारत पर दबाव बना सकते हैं। लेकिन शायद इन पूरे तमाम प्रकरणों में कहीं ना कहीं अभिषेक, जो अमेरिका की रणनीति है वो अमेरिका पर उल्टी पड़ती हुई नजर आती है। फिलहाल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।